अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और जैसे कि एक खबर बताई जा रही है पीटीए की तरफ से कि जी जो केबल यानी कि फाइबर केबल जो है जो कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो कहा ये जा रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो जी समंदर के अंदर कहीं सिंगापुर में जो है कहा जा रहा है कि उसमें तकरीबन 5 के करीब कट्स आए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए ठीक से नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी और कहा ये जा रहा है कि 30 डेज लगेंगे इसको ठीक करने के लिए। जी हाँ, जो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है जो कनेक्ट करती है सिंगापुर से पाकिस्तान और उसके बाद यूरोप को, वो उसमें जी 5 जगह पर कट आए हैं। पता नहीं कौन सी मछली खा गई है, उसको क्या हुआ है, लेकिन खैर अब इस तरह से तो होता रहता है। पाकिस्तान में अक्सर ये प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा इसको रिपेयर करने में। अब जब तक के लिए जो है वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट भी यकीनन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लेकिन साथ-साथ ये भी है कि जी ये प्रॉब्लम बहरहाल चल रहा है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, कभी आप लोग कहें कि जी आपका वीडियो ठीक नहीं बना या कभी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मंथ के लिए हम लोगों का जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो थोड़ी अप डाउन चलती रहेंगी। खैर, बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत होती है, एनर्जी सेक्टर में जो है काम किया नहीं जाता और बार बार लोग गर्मियों में खासतौर पे जब समर शुरू हुआ है और वहां पर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ती है। फिलहाल तो खैर बारिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, गरज चमक के साथ कहा जा रहा है कि जी बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा मौसम है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यकीनन जब ये बारिशें रुकेंगी तो फिर एक तरह से मई के मंथ में जो है, मई जून जुलाई अगस्त, ये बल्कि सितंबर तक, ये मंथ्स वो होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ जहां मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, यहाँ भी और बाकी सिटीज में भी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। यानी कि हर कुछ घंटे के बाद जो है वो लाइट चली जाती है और लोगों को कोई ना कोई दूसरे जरिए से जो है वो लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाना पड़ता है। किसी ने जनरेटर लगाया, किसी ने यूपीएस लगाया, कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ लोगों ने सोलर सिस्टम भी जो है अब पाकिस्तान में इंस्टॉल करना शुरू किया। पहले गवर्नमेंट ने सोलर सिस्टम की जो सर्विसेज थी वो सस्ती कर दी थी कि जी ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर सिस्टम को खरीदें। सोलर सिस्टम भी यकीनन उन्हीं लोगों की का बिजनेस होगा जिनके बाकी के बिजनेस पाकिस्तान में चला करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, मेरा इशारा भाई लोग की तरफ है। तो जी भाई लोग ने सोलर सिस्टम भेज दिए। अब जब बहुत लोगों ने सोलर सिस्टम लगा लिए, कई मेरे जान पहचान वाले भी लोग मिले और उन्होंने बताया कि जी हम तो सोलर सिस्टम घर में लगा बैठे हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है कि सोलर सिस्टम्स के ऊपर जो है अब वो हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए जाएंगे। यानी कि जिन्होंने सोलर सिस्टम लगा लिया और जो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी हमें तो बड़ा कम बिजली का बिल आएगा क्योंकि हम तो सोलर सिस्टम पर हैं, वो अब तैयार हो जाएं क्योंकि अब सोलर सिस्टम के ऊपर उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है जी चलती जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो हैं यकीनन अब परेशान हो गए होंगे कि जो सोलर सिस्टम पे गए हैं और अब उन्होंने ये लग रहा था उनको कि अब बिजली का बिल उन्हें कम पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बिजली का बिल तो कम आएगा, लेकिन उसके साथ साथ टैक्स जो लगेगा उससे वो जो बिजली का बिल कम होने की खुशी थी उनकी, मेरा ख्याल है वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। बहरहाल ये एक डबल गेम जो है वो पाकिस्तान में कब से चलती चली आ रही है और एक बार फिर हमने देखा कि वही हुआ। पहले तो बहुत लोगों को टीवी चैनल्स के जरिए और टीवी कमर्शियल्स के जरिए बार बार कहा गया कि जी सोलर सिस्टम लगा लें, सोलर सिस्टम लगा लें। अब मेरे जैसे लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं, हमने कहा हम सोलर सिस्टम कहाँ लगाए भैया, हमारे तो मतलब अपार्टमेंट है, अब कहाँ पे रखेंगे उसकी जो सोलर सिस्टम का जो पूरा एक होता है तरीका लगाने का। तो बाहर जिनके नीचे के घर थे यानी कि ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं, उन्होंने बड़ी खुशी खुशी सोलर सिस्टम लगा लिए और लाखों के लगे। ऐसा नहीं कि ये बड़ा सस्ता होता है, ये अगर गवर्नमेंट ये कह भी दे कि जी हम बड़े सस्ते दे रहे हैं, तब भी जो बिल है वो लाखों में आता है सोलर सिस्टम लगाने का। और उसके बाद अब उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। बहरहाल अब देखते हैं कि इसके ऊपर लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं। वैसे तो खैर कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन पब्लिक जो है वो ज्यादा आवाज निकाल नहीं पाती। साथ साथ हम बात करें चाइनीज वर्कर्स की, आप लोग जानते हैं चाइनीज वर्कर्स पे जिस तरह से अटैक किया गया और चाइनीज वर्कर पे जिस तरह से अभी रिसेंटली
5 लोगों की जान ली गई थी। उसके बाद कहा यह गया कि जी गवर्नमेंट ये कह रही है कि 57 के करीब जो है वो बुलेट प्रूफ उनके लिए गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, और अब ये कहा गया है कि जी 2 दिन के अंदर कहा गया है कि जी वो गाड़ियां पहुंच जाएं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या ये गाड़ियां इस बात का सबूत है कि जो चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जान को खतरा नहीं होगा? क्या वाकई में ये बुलेट प्रूफ कार्स जो हैं या जीप जो है वो उनको सिक्योरिटी दे सकेंगे? और सिक्योरिटी के इदारे जो हमारे हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, एजेंसीज हैं, फौज है, और जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर अगर अब हर बात का हल सिर्फ यही रह गया है कि जी हमने बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ और ये प्रूफ और वो प्रूफ करके गाड़ियां लेकर आनी है, और वो गाड़ियां हम लोगों को देंगे, यानी कि जो भी चाइनीज नेशनल्स हैं या किसी और कंट्री के लोग हैं, अब वो अगर पाकिस्तान में गलती से आ गए हैं तो हमने उनकी जान बचाने के लिए उनको बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां ही देनी है। तो फिर वो एजेंसीज और वो इदारे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी देने के लिए हैं, उनका क्या काम रह गया है? उसका मतलब ये कि उनको छुट्टी दे दें, उन सबको जॉब से निकाल दें, इसलिए कि अब तो लोग अपनी जान के खुद ही हिफाजत करेंगे, इसी किस्म की गाड़ियां लेंगे और चलेंगे। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद क्या होगा? क्या सिर्फ 57 कार्स जो है वो लाने के बाद क्या ये मसला हल हो जाएगा? क्या चाइनीज नेशनल, जापानीज नेशनल या जो भी कोई गैर मुल्की या कोई भी फॉरेनर जो पाकिस्तान में रहता है, क्या उसके बाद इस बात की गारंटी दे दी जा सकेगी कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है? वैसे तो खैर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ और इस तरह की गाड़ियां जो मंगाई जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी चाइनीज नेशनल्स के लिए मंगाई जा रही है, उसमें भी यकीनन बहुत से लोगों का प्रॉफिट हो रहा होगा, बहुत से लोग बीच में पैसा खा रहे होंगे, और वो गाड़ियां जो लाई जाएंगी, मंगवाई जाएंगी, उसमें यकीनन हो ही नहीं सकता, 100% में श्योर हूं कि जरूर उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है, और पैसा खाए जा रहे हैं। जिनसे मंगवाई जा रही है वो भी पैसा खा रहे हैं, जिनको दी जा रही है वो भी, यानी चाइनीज की बात नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तानी इदारे जो है यकीनन जो इधर से उधर इन चीजों को कर रहे हैं, जिन्होंने ये आइडिया दिया है, जो जो यकीनन उस कंपनी से कांटेक्ट करवा रहे होंगे जो ये गाड़ियां बनाती है और फिर पाकिस्तान मंगवाई जा रही है, उस सबके बीच में पाकिस्तानी अगर पैसा ना खाए तो फिर वो किस बात का पाकिस्तानी है? तो मेरा ख्याल है कि वही कुछ हो रहा है, और एक बार फिर हम यही देख रहे हैं कि करप्शन जो है वो पूरी तरीके से चल रही है, और किसी किस्म की एम्बेरसमेंट या किसी किस्म की शर्मिंदगी जो है वो किसी के चेहरे पे हमें दिखाई नहीं दे रही। खैर, अब देखते हैं कि ये गाड़ियां एक बार ऑर्डर किया गया है कि जी 2 दिन में चाहिए। उससे पहले एक हफ्ते 10 दिन पहले ये बात की गई थी कि इन गाड़ियों का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पहुंचे और 2 दिन के अंदर पहुंचे, यानी कि जल्दी मंगाने के भी तो एक्स्ट्रा पैसे लगते होंगे ना। और उसके बाद वही बात है कि सिक्योरिटी देना जिनका काम है, सिक्योरिटी के इदारे में जो फीस लेते हैं या जो सैलरीज लेते हैं सॉरी, वो क्या कर रहे हैं? उनको किस लिए रखा है? वो क्या मटर छीलने के लिए बैठे हैं या अपने बिजनेसेस चलाने के लिए बैठे हैं? और वैसे ये भी उनका एक बिजनेस है मेरे ख्याल से, जो वो गाड़ियां मंगवा रहे हैं। उससे पहले सोलर पैनल जो है वो भी इन्हीं लोगों की, बहुत से जो रिटायर्ड है उन्हीं की कंपनीज हैं जो सोलर सिस्टम जो है वो बेचा कर रहे थे। लेकिन साथ साथ अब ये है कि अब लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि जी आपको कोई खतरा नहीं है, चाइनीज से कहा जा रहा है आप आइए, बिल्कुल आइए, हमारे यहाँ काम कीजिए, और उसके बाद हम आपको ये बुलेट प्रूफ और ये कहना चाहिए बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां हम आपको दे देंगे। बहरहाल इस किस्म का चूरन अब पब्लिक की समझ में आने लगा है, और पब्लिक अब इस झांसे में नहीं आती। बात करेंगे भारत की। भारत में जी सेकंड फेज शुरू हो चुका है इलेक्शंस का, और हमारे कई दोस्त जो हैं वोट देकर आए हैं, और उसके बाद उनकी पिक्चर्स भी उन्होंने लगा दी हैं वोट देने के बाद, और सबको इंतजार है कि देखें कि किस तरह से जो है वो आगे बढ़ते हैं, और इलेक्शंस के रिजल्ट तक कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा पावर में दिखाई देती है। हर तरफ से जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी बात कर रही हैं, जो गवर्नमेंट में रह चुके हैं वो भी बात कर रहे हैं, और हर तरफ से कोशिश की जा रही है। बल्कि राहुल गांधी साहब ने तो ये तक कहा है कि जी जो पब्लिक है उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो बाहर निकलें और वोट डालें। ये सब कुछ तो चल ही रहा है। साथ साथ पीएम मोदी की जो कोई स्पीच वगैरह होती है उसके ऊपर भी कई लोग जो हैं वो एतराज कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने मुस्लिम्स को ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन साथ साथ मोदी जी की इस किस्म की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जिसमें वो बहुत खुश और बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं दो मुस्लिम्स के साथ बैठकर। और मेरे ख्याल है कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि इस किस्म के कमेंट्स ना करें। बहरहाल अगर ऐसा कुछ होता और वाकई में पीएम मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ काम किया होता, या उन्हें मुस्लिम्स पसंद ना होते और वो उनसे तंग होते, तो फिर ये
गल्फ कंट्रीज जो हैं वो किस लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला बुला कर अवार्ड्स दे रहे हैं, और ना सिर्फ अवार्ड दे रहे हैं बल्कि उनके कहने से जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होने जा रही है, जो कि सभी जानते हैं कि मॉल बन रहा है और क्या कुछ नहीं बन रहा। तो इस तरफ फिर यकीनन गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ना जाती हैं और पीएम मोदी के साथ वो हमें खड़े दिखाई ना देते। लेकिन बहरहाल इलेक्शंस में बहुत कुछ होता है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और पब्लिक को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लीडर सही है और कौन सा लीडर सही नहीं है। तो जाहिर है इसी चक्कर में जो है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, वो यकीनन पीएम मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई परफेक्ट होता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कंट्री की कोई गवर्नमेंट हो, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। और कोई एक सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल कंट्री या सिंगल इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो जो कहता है वो बिल्कुल वही करके दिखाता है। सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, और उसी गलती से सीखकर अगर आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, अपने लिए भी अच्छा होता है, कंट्री के लिए भी अच्छा होता है। मेरे ख्याल है लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो हमारी जैसी कंट्रीज में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि अपोजिशन पार्टीज और गवर्नमेंट जो है आपस में लड़ते क्यों रहते हैं, ये आपस में मिलकर कंट्री के लिए कोई काम क्यों नहीं करते। क्या ही अच्छा हो कि गवर्नमेंट काम करे लोगों के लिए और अपोजिशन उसका साथ दे, बजाय इसके कि लेग पुलिंग होती रहे। लेकिन खैर उसकी अपनी एक ब्यूटी है, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में हो सकता है, यूरोप और अमेरिका में भी शायद अपोजिशन यही करती होंगी, लेकिन पाकिस्तान भारत में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इसलिए शायद हमें दिखाई भी ज्यादा देता है। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान के एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने जी दुबई में एग्जाम एक पास किया है और उसको कहा जाता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जेईई। और इसमें जी कहा यह जा रहा है कि सबसे टफेस्ट किस्म का इसके एग्जाम्स होते हैं, और उसमें इन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं। पहले इन्होंने लिए थे 99.99, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी एग्जाम दोबारा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इन स्टूडेंट की जो मैं बता रही हूँ आपको, इन्होंने ये दुबई में ये एग्जाम दिया है कि ये मोबाइल बहुत कम यूज करते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, जो आजकल के जमाने में जो स्टूडेंट्स होते हैं हर वक्त, या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, और उसके बाद उनके मार्क्स नहीं आते या कम आते हैं, या ज्यादा टाइम अपना वो मोबाइल में ही कुछ ना कुछ टिकटॉक और ये वो देखने में स्पेंड करते हैं। इस वजह से पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन पेरेंट्स भी रोकने में जो है नाकाम दिखाई देते हैं, और बच्चे भी जो है वो बात नहीं सुनते, हमने यही देखा है। लेकिन ये स्टूडेंट जो है इनके बारे में यही बताया गया है कि ये बहुत कम अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर यही होता है कि अगर इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो किसी की तो फिर वो जवाब दे देते हैं, अदरवाइज उनकी मदर जो है उनको लोग फोन कर लेते हैं अगर कोई मैसेज देना है या कुछ। खैर ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे कि जो मोबाइल बहुत कम यूज करते हो। ज्यादातर तो बड़े हों छोटे हों कोई भी हो, सोते सोते भी मोबाइल उठाकर देखते हैं, सोशल मीडिया पे ही पाए जाते हैं लोग। लेकिन बहरहाल इनके जो इतने ज्यादा इन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं, वो भी यकीनन पेरेंट्स की मेहनत और पेरेंट्स की तवज्जो, और वो सब हम कहेंगे कि यकीनन जब तक पेरेंट्स जो है वो फुल टाइम ना दें स्टूडेंट्स को या बच्चों को, तब तक ये इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन खैर बच्चे भी आजकल के ऐसे हैं जो बात नहीं सुनते। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, और आज इतनी प्राउडली जो है वो पूरी फैमिली के साथ इनकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और लोग इनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, और बड़ा टफ किस्म का एग्जाम था लेकिन वो इन्होंने पास किया है। एक बार मैंने जैसे कहा कि 99.9 ऐसे करके कुछ इनके मार्क्स आए थे, जो कि इनको लगा कि कम है। मतलब हमारे यहाँ तो बेहोश हो गए थे हम लोग। हमें तो मेरे ख्याल है 2 दिन के बाद होश में आता है कि अच्छा ये मार्क्स हमारे आए हैं। तो लेकिन ये कि बहरहाल इनको इतने मार्क्स मिले। मेरे तो पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार 97 आए थे 100 में से, पर्शियन में, और वो ऑप्शनल था पर्शियन कॉलेज में। तो मैंने ले लिया था पर्शियन के, चलो पर्शियन पढ़ लेते हैं। तो मैंने वो ऐसे ही ले लिया था। तो उसके बाद जो है मेरे सिर्फ एक बार लाइफ में, एक बार मेरे 100 में से 97 मार्क्स आए थे पर्शियन में, और उस पर मैं आज तक हैरान हूँ कि कैसे आ गए। लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। तो बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान के साथी और इमरान खान के बहुत चहीते, जी हाँ, अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं, उनका कहना ये था कि जी अगर उनको उनके राइट्स ना दिए गए, यानी केपी के गवर्नमेंट में उनके राइट्स ना दिए गए, तो वो
अपनी गवर्नमेंट को गिरा देंगे और उसके बाद वो आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। इसके बाद ही मैंने सुना है कि उनके कान के नीचे 2 लगाई गई हैं, और मतलब मैंने ऐसा सुना है, कंफर्म नहीं है कि कान के नीचे लगी है कि नहीं लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कान के नीचे 2 लगाई गई हैं। उसके बाद से जी वो कहते फिर रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो वैसे ही कहा था, आप लोग तो वैसे ही सीरियस हो जाते हैं। तो उन्होंने जी डिफरेंट लोगों को सुना है, कॉल्स कर रहे हैं और कह रहे हैं माफ कर दो, माफ कर दो। तो अब देखते हैं कि वो इस्लामाबाद आते हैं या नहीं आते, लेकिन बहरहाल उनका ये स्टेटमेंट जो है ये काफी वायरल है और लोगों को, काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शायद शेख रशीद है साशे पैक में। जी हाँ, क्योंकि शेख रशीद साहब भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करते थे। अब बात करेंगे, कौम का एक पैसा भी जाया नहीं होने देंगे, ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब का, यानी कि जो टैक्स काट रहे हैं लोगों से उसका पैसा कह रहे हैं जाया नहीं होने देंगे। अब पता नहीं इस बात से इनका क्या मतलब है, लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं आजकल भागे भागे फिर रहे हैं, कभी सऊदी अरब और कभी यूएई और कभी कहीं, ताकि कहीं से कुछ पैसा बहरहाल मिल जाए। बात करेंगे हम एक बार फिर अचकजई साहब की, महमूद खान अचकजई साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और बहरहाल ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि इनके डिफरेंट टाइमिंग्स में बार बार इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते रहते हैं और उसके बाद जमानत भी होती रहती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ फौज से होंगे, यानी कि डायलॉग सिर्फ फौज से होगा। जी हाँ, शहरियार खान आफरीदी ये है जी जिनका कहना ये है कि इमरान खान साहब जो है ना तो वो पीएमएलएन से बात करेंगे ना वो पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, और अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फौज से बात करेंगे। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि फौज इस वक्त इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि इमरान खान साहब वो 9 मई के लिए अफसोस का इजहार नहीं कर देते। जी हाँ, वही 9 मई जिसका उर्स अभी आने वाला है। जी हाँ, आपको पता है ना, वो चेरीज उठा के ले गए थे, मटन उठा के ले गए थे, मोर उठा के ले गए थे। जी हाँ, जी हाँ, वही 9 मई वाला वाकया। तो और उसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि जब तक इमरान खान उसके लिए सॉरी नहीं करेंगे या जब तक इमरान खान उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि जी मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ, तब तक जी खान साहब के साथ फौज बात नहीं करेगी। और बाकी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उससे इमरान खान बात नहीं कर रहे और फौज इमरान खान से बात नहीं कर रही। मुझे तो पता नहीं चल रहा पाकिस्तान को चला कौन रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं हम लोग, मतलब ना ये उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन कंट्रीज से बात कर रहे हैं जो हमें थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं या जिनसे हम कोई फायदा उठा सकते हैं, उनसे बात की जा रही। बाकी सब आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और खैर देखते हैं कितना दिन ये सिलसिला चलता है, इसलिए कि कहीं ना कहीं जाकर तो ये सिलसिला खत्म होगा और लोग आपस में बात करेंगे। वरना ऐसा तो बहुत बार होता है, लाइफ में भी होता है, आपने देखा होगा, कई लोग आपस में रिलेटिव्स होते हैं, कई लोग फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, और फिर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। तुम्हें मैंने ब्लॉक कर दिया, तुम मुझे ब्लॉक कर दो, ये वाला सिस्टम चल रहा होता है। और कुछ टाइम के बाद जब वो गुस्सा बैठ जाता है और अपना दिमाग काम करने लगता है, तब लोग जो है वो आगे की सोचते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर जो आपने सुना ही है, मेरे वीडियो भी आपने देखी होगी, बाकियों की वीडियोस भी देखी होंगी, इंडिया में जो हार्ट सर्जरी हुई है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, उसके बारे में। और लोगों का कहना ये है, बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि जी कभी मुसलमानों ने कोई अपना ऑर्गन जो है वो डोनेट नहीं किया है, और इस किस्म की बातें वहां पे लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम में जो है वो मना है ऑर्गन डोनेट करना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। और अगर कोई करना चाहे तब, ये नहीं कि कोई करना ही ना चाहे तो कोई पकड़ धकड़ के कोई नहीं कराता, लेकिन ज्यादातर नॉन मुस्लिम जो है वो ही अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं। जैसे इनको मिला, इनको हार्ट सर्जरी हुई है इस बच्ची की, और उसमें जो है उनको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जी वो है पाकिस्तानी लेकिन अब उनका दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन जी बिल्कुल ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है, इस्लाम में भी ऑर्गन डोनेट करते हैं पाकिस्तानी भी। और क्या प्रोसेस है, बहरहाल वो मैं आपको पता करके बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है। यकीनन कोई प्रोसेस होता होगा, कोई कुछ लिख विख के देना पड़ता होगा कि जी जब मैं ना रहूं तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपनी आईज जो है वो डोनेट कर दूं। किडनी तो पहले ही ताड़ सब कह रहे मेरी निकाल लेंगे ये लोग। और वो आपको पता ही है ना, मोबाइल भी खरीदना होता है, तो मुझे अभी iPhone 15 भी लेना है, तो उसके लिए किडनी तो मैं पहले ही भेज दूंगी अपनी। लेकिन हाँ ये है
کہ جو آرگنز جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آئیز ہوتی ہیں آپ اور کڈنی ہوتی ہے اور جو بھی، تو وہ میں پتہ کروں گی ڈیفینیٹلی. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو اور آپ جانتے ہو کہ اس کا کیا پروسیس ہے تو مجھے بھیج دیے گا، کیونکہ میں یقیناً اپنے باڈی آرگنز جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہوں گی. ہاں پاکستانی پتہ نہیں اپنا دماغ ڈونیٹ کریں گے کہ نہیں، ہمارا تو ویسے ہی بھیجا فرائی رہتا ہے. اور اگر کسی کو پاکستانی کا دماغ لگا دیا تو بس وہ تو پھر آپ جانتے ہی نا کیا کرے گا. وہ چاہے یورپ میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اس نے بھیک ہی مانگنی ہے. کبھی کوئی ویب سائٹ لگا دیں گے، کبھی کچھ لگا دیں گے، کبھی کچھ کہیں گے اور کہیں گے جی اس ویب سائٹ پہ آئیے اور آ کے مجھے پیسہ ڈونیٹ کیجئے، چاہے وہ پاکستانی ویب سائٹ ہو چاہے وہ یورپ کی ویب سائٹ ہو. تو اس لیے میرے خیال ہے پاکستانیوں کا دماغ کوئی لینا نہیں چاہے گا، کیونکہ پاکستانیوں کا اگر دماغ لگا دیا تو انہوں نے یہی کرنا ہے جو ابھی کرنا ہے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.